नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 8वीं का भूगोल का अध्याय दूसरा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसके पहले हमने 4 भाग देखे हैं। अब ये 5वां भाग आप देखिए। इसमें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन इस बारे में हम देखेंगे। अभी आप जानते हैं पौधे ये हमारे लिए अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं। मतलब हमारे लिए जैसा आप इनका उपयोग हमारे जीवन में होता है, जैसे जूट। अब ये जूट उससे हम हैंडबैग, बोरी तैयार करते हैं और हमारे देश के जो पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का उत्पादन अधिक होता है और विश्व में सबसे अधिक उत्पादन बांग्लादेश में होता है। इसके अलावा आप बांस को आप देखेंगे, भारत के पूर्व और उत्तर पूर्वी राज्य में बांस का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसे हम टोकरियाँ बनाने के लिए इसका उपयोग करते, इतना नहीं कुर्सियाँ बांस की बनाते हैं। इसके अलावा कपास जैसा उससे कपड़े बनते हैं और यह महाराष्ट्र और गुजरात में कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा शहतूत के पेड़ों पर पाले जाने वाले जो रेशम के कीड़े हैं, तो उससे रेशम तैयार किया जाता है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें पौधों से हमें मिलती है। इसका मतलब पौधों से हमें अलग अलग प्रकार की उपयोग में उसका जीवन में उसका हम उपयोग करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसको हम जैव मंडल कहते हैं। अभी आपको मालूम है स्थल मंडल के बारे में भी आपने देखा है। जैसा जल मंडल, स्थल मंडल हम जहाँ पर निवास करते हैं यानी स्थलीय भूमि का भाग, जल मंडल यानी जल पानी का भाग, और वायुमंडल जो हमारा आसमान, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, तो इस तरह के आपके 5 अलग अलग उसमें भाग हैं। तो इसमें वायुमंडल और इसके अलावा जो उनके बीच में जो भाग आता है ये आपका जैवमंडल का आता है, ये संकरा भाग है। जैवमंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरों पर परस्पर यह संबंधित और निर्भर रहते हैं और इसलिए इस जीवन आधारित तंत्र को हम परितंत्र कहते हैं। परितंत्र के बारे में आपने कक्षा 7वीं में भी देखा है और इसके बावजूद आप परितंत्र की आसान जो परिभाषा है आप उसको देखिए। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होता है। जीवधारियों आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध को परितंत्र कहते हैं। जैसा परितंत्र के अंदर अधिक वर्षा वाला वन, घासतल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, महासागर, छोटे ताल, ये सभी परितंत्र का हिस्सा हैं। जैसा कि हमने देखा परितंत्र में जो चीज़ें हैं उनका एक दूसरों के साथ परस्पर संबंध रहता है। जैसा यह वनस्पति एक बहुमूल्य वन्य जीवन संसाधन है और ये वनस्पति का महत्व हमारे जीवन में क्या है वो भी हम देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये रेशम कीट और ये शहतूत का जो पौधा है, पेड़ है, उसके ऊपर उसका कीट पालन किया जाता है और उसे रेशम तैयार किया जाता है। अब यह ब्रह्म कमल एक औषधीय प्रकार की वनस्पति है और उसका हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। अब इसके अलावा आप देखिए ये आता है वनस्पतियों के उपयोग क्या है। ये जो वनस्पतियां हैं इनका हमारे जीवन में उपयोग क्या है। अभी आप देख सकते हैं कि ये वनस्पतियां और वन्य जीवन ये बहुमूल्य संसाधन हैं। अब इनसे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं। जैसा आप जानते हैं कि लकड़ी से हम फर्नीचर तैयार करते हैं, इमारत बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के लिए उसका उपयोग होता है और यह सब हमें वनों से प्राप्त होता है। जैसा कि यह प्राणियों का आश्रय स्थल है। आपको मालूम है जानवर या
हिंस्र शापद या जंगली जानवर, बाघ, शेर, चीता, यह सभी जो जानवर है वो जंगलों में रहते हैं। और यदि हम जंगल की कटाई करते हैं तो ये आप आजकल देखते हैं टीवी पर या कई किसी वीडियो आप देखते हैं कि ये जो है सीसीटीवी कैमरे में भी कैद होता है, बाघ आ गया, शेर आ गया, ये शहरों के अंदर आ रहे हो। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम उनको जंगलों को काट रहे हैं और इसके कारण उनका आश्रय स्थल जो है खतरे में आ रहा है। और ये इसलिए उनको छुपने की जगह वहाँ नहीं मिल रहे तो वो शहरों की तरफ आ रहे, या उनको खाने के लिए अन्य प्राणी उनके लिए नहीं मिल रहे तो वो शहरों की तरफ कभी कभी आते दिखाई देते हैं। तो यह प्राणियों का आश्रय स्थल यह वन अथवा जंगल है। वनस्पति ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और जिसमें हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा देते हैं। आप जानते हैं गेहूँ, बाजरा, ये जो हमारा अनाज है, चावल है, तो उनके लिए ये जो वनस्पति फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा हमको वनस्पतियों से मिलती है। जैसा आप रक्षक मेखला इसके पहले वाले आपने भाग में देखा कि मरुस्थलीय प्रदेशों में तेज रफ्तार से हवा चलती जिसके कारण मृदा का निम्नीकरण होता है, अपरदन होता है। उसको रोकने के लिए एक लंबे कतार में पेड़ों को लगाया जाता है और हवा को, गति को और हवा के मिट्टी या मृदा के अपरदन को, निम्नीकरण को रोका जाता है। तो इसलिए भी वनस्पति बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसके अलावा भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करती है। अभी आप देखिए, जितने ज़्यादा पेड़, वनस्पति, पौधे या हरियाली रहेगी, जितनी ज़्यादा बारिश होगी, उतना कम ढलान रहेगी, तो वर्षा का पानी सीधा इन पेड़, पौधे, वनस्पतियों के जड़ के द्वारा ज़मीन के अंदर उसका रिसाव होगा। इसलिए वनस्पति हमारे लिए ज़रूरी है। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़, हम जिस पर जैसा नोटबुक पर लिखते हैं या हम जो किताबों में पढ़ते हैं, वो किताबें भी आपकी इन वनस्पति अथवा पेड़ पौधों से बनी हुई है और इसलिए उनका हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। जैसा कि आप देखिए, ये वनों के हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं। वन्य जीवों के अंतर्गत जंतु, अभी आपका जो छोटा अमीबा से लेकर बड़ा आपका हाथी तक, हर प्राणी वन्य जीवों के अंतर्गत पक्षी, जंतु, कीट और जलीय रूप उसके अंदर आते हैं। मतलब सभी प्रकार के वन्य जीव उसके अंदर आते हैं। अब इनसे हमें क्या फ़ायदा होता है? दूध, मांस या खाल या ऊन, ठंडक के समय हम उनका उनका उपयोग करते हैं, उनके कपड़ों का उपयोग करते हैं, तो यह हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं। और इसके अलावा कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी जैसा कि अपघटक की परिभाषा को हम यदि देखते हैं, वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के शरीरों से की सरल पदार्थों से परिवर्तित करते हैं, उसे अपघटक कहते हैं। अब उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चिड़िया अगर भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटों के रूप में वह कार्य करती है। अब जैसा कि हमने अपघटों के बारे में देखा, सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के शरीरों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते, उसको हम अपघटक कहते हैं। अब अपघटक का जैसा कि कवक है या जीवाणु है, ये उनके अपघटक के नाम है। जैसा अपघटक का मुख्य कार्य होता है मृत पदार्थों को ह्यूमस में परिवर्तित करता है, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, वन में वृद्धि करना। इसके अलावा पादपों को पोषक तत्व उपलब्ध करना, मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व का संतुलन बनाए रखने के लिए ये अपघटक वनों में कार्य करते हैं। अब इसमें गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक, अब अपमार्जक यानी अपरद पक्षी, यह वह जंतु है जो मृत शरीर खाते हैं। जैसा गिद्ध या चील अपरद पक्षी शवों को तुरंत नष्ट करने में
सहायक भूमिका निभाते हैं। तो यह पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण शोधक का कार्य करते हैं। और जैसा कि कोई मरा हुआ जानवर है तो ये गिद्ध खाते हैं, और उसके कारण पर्यावरण में जो गंदगी फैलती है, पर्यावरण का कभी असंतुलन होता है, तो पर्यावरण के लिए काफ़ी ये गिद्ध ज़रूरी चीज़ें हैं। प्राणी चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी पारितंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि वो एक दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। इसके अलावा अब ये देखिए आप, ये किलकिला, ये किंगफिशर को आप देखिए। इसके अलावा ये घासतल एवं वन। और अब इनमें जानते होंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनेक, एस्पिरिन अथवा इकोप्रोफेन जैसे कीटनाशक से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसमें प्राकृतिक वनस्पति का वितरण क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है। पहला हम देखेंगे वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः तापमान, मतलब वनस्पति के वृद्धि के लिए तापमान, आर्द्रता, ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई, ये चार चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि अत्यधिक तापमान है लेकिन उस हवा के अंदर आर्द्रता है, यानी पानी का अंश है, तो आपके पेड़ बड़े बड़े ऊंचे हो जाते हैं। इसके अलावा मंद ढलान वाला भाग और मिट्टी की परत की मोटाई अधिक है, तो वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति काफ़ी सघन आपको मिलेगी। जैसा कि तापमान अत्यधिक ठंडा है लेकिन आर्द्रता है, तो वहाँ सब आपका बर्फ़ गिरेगा, तो वहाँ पेड़ वनस्पति आपको बहुत कम मिलेगी या छोटी छोटी मिलेगी। या जहाँ पर टेम्परेचर, तापमान बहुत ज़्यादा है और आर्द्रता बिल्कुल नहीं है, तो वह आपको रेगिस्तानी इलाका मिलेगा, वह कंटीले प्रकार की वनस्पति आपको मिलेगी। विश्व की वनस्पति को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया जाता है। उसमें वन, घासतल, गुल्म, और गुल्म का मतलब कांटेदार वनस्पति, और चौथा है टुंड्रा। अभी इसमें आप देखेंगे घासतल एवं वन किस प्रकार के हैं। अभी आप देखिए यह घासतल और वन। अभी उसमें विश्व की वनस्पति के चार मुख्य प्रकार, इनका वर्गीकरण किस तरह किया जाता है। जैसा कि वन, ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा हेवी रेन होता है और ज़्यादातर विषुवतीय प्रदेशों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तापमान भी बहुत होता है, और इसके अलावा हवा में आर्द्रता भी अधिक होती है, और इसलिए आपको 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले पेड़ आपको वहाँ मिलते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, तापमान अत्यधिक है, आर्द्रता अधिक है। आर्द्रता कम हो जाती है तो वृक्षों का आकार एवं उसकी सघनता, डेंसिटी, वह कम हो जाती है। जैसा अभी आप देखेंगे विश्व में वनों के जो प्रकारों के अंदर आप यदि देखते हैं, जैसा आपने 7वीं क्लास में भी आपने देखा है, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, जहाँ फूलों की कृषि अथवा विश्व का फलोद्यान उसको कहा जाता है, और शंकुधारी। तो इस तरह के अलग अलग प्रकार उस वनों के हैं। घासतल दूसरा, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष और घास या उगते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि हम आगे आपको मानचित्र में भी दिखाएंगे, ब्राज़ील में कंपोस है, या अर्जेंटीना में पंपास है, उत्तर अमेरिका में प्रेरीज है, वह क्षेत्र आपको मानचित्र की सहायता से हम बताएंगे। जैसा कि सबसे दुनिया का प्रेरीज प्रदेश जो आपका उत्तर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में आता है, जहाँ गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अब इसके अलावा आप कांटेदार झाड़ियाँ, उसको गुल्म कहते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होती है जहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है। जैसा आपको मालूम है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अफ्रीका के महाद्वीप में आता है, और जो लगभग उसमें
उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों का समावेश उसमें होता है। यह बहुत कम तापमान ज़्यादा होता है, कम बारिश होती है और बहुत ही कम वर्षा होने के कारण पानी की कमी है, आर्द्रता की कमी है, इसलिए कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होती है। पौधों की जड़ें काफ़ी गहरी होती है, पानी की खोज में ये काफ़ी ज़मीन के अंदर गहरी जाती है, लेकिन बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। आपने अक्सर देखा होगा, कैक्टस को देखा होगा, यह कैक्टस या इस तरह की कई सारी वनस्पति होती है, ये कितना अत्यधिक तापमान के अंदर भी ये जिंदा रहती है, क्योंकि उसके जो कवच होता है वो भी काफ़ी मोटे वाला होता है, जिससे बाष्पोत्सर्जन नहीं होता। जो पत्तियां हैं, बड़ी वितान वाली पत्तियां यदि होंगी तो जो है वो पेड़ जलने की संभावना है। जैसा आपको साग वगैरह के पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं और जैसा गर्मी शुरू हो जाती है तो अपने पत्तों को गिराते हैं, बारिश शुरू होने के बाद फिर उनको दोबारा पत्ते आते हैं। तो इस तरह की ये प्रक्रिया, जैसा कि सदाबहार वन पूरे साल भर के लिए अलग अलग समय में अपने पत्तों को गिराते हैं और कुछ पेड़ अलग अलग समय में वह अपने पत्तों को गिराते हैं, जैसा पर्णपाती वन। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। जैसा चौथा जो प्रकार और अंतिम प्रकार है, यह ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाएंगे, तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यह बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। अभी आपको ध्रुवीय प्रदेश जैसा उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का, उत्तर ध्रुव में जैसा कि साइबेरिया का भाग, ग्रीनलैंड का भाग, ये काफ़ी उत्तरी भाग जहाँ पर सूर्य की किरण आपके तिरछे पहुँचते हैं और वहाँ आपको बर्फ मिलता है। जैसा दक्षिण का भाग सूर्य किरण वहाँ तिरछे पहुँचते हैं या बहुत ही कम पहुँचते हैं और इसलिए आपको वो भाग पूरा बर्फाच्छादित मिलता है। यहाँ केवल लाइकेन, एक छोटी झाड़ियाँ यहाँ पर मिलती है, क्योंकि यहाँ सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती है। अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु 2-3 महीने यहाँ पर, ग्रीष्म मतलब गर्मी, 2-3 महीने थोड़ी बहुत यहाँ गर्मी होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, तो उस समय यहाँ पर वनस्पति आती है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका और ध्रुवीय प्रदेशों में मिलती है। अब यहाँ पर प्राणी, सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू, लोमड़ी ये मिलते हैं। अभी हम लोग विश्व के कुछ घास स्थलों को इस मानचित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा पूर्वी अफ्रीका का, जैसा ये सवाना का भाग है, ब्राज़ील का ये कंपोज का भाग है, इसके अलावा अर्जेंटीना का आप ये देखिए नीचे यह पंपास का भाग है, उत्तरी अमेरिका का और थोड़ा सा भाग आपका उसमें कनाडा के अंदर आ रहा है, वो प्रेरीज का भाग है। दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल्ड का भाग है। इसके अलावा मध्य एशिया में यह स्टेपी का भाग है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ये डान का भाग है। तो ये घास स्थलीय भूमि, ये विश्व के घास स्थल प्रमुख हमको इसमें मिलते हैं। और ये जैसा कि ये ग्रीनलैंड है, ये इसके अलावा ये साइबेरिया का भाग है, ये उत्तर ध्रुव का भाग है, ये दक्षिण ध्रुव का अंटार्कटिका का भाग है। ये काफ़ी यह ठंडा भाग है और इसलिए यह प्राकृतिक वनस्पति काफ़ी कम मिलती है। तो अभी हमारा ये 5वां भाग खत्म हो गया और इसके बाद हमारा अंतिम और एक भाग पूरा होगा और उसके बाद हमारा अध्याय 2 ये पूरा होगा। तो धन्यवाद, सभी को नमस्कार।